बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में स्टोक्स थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड अराउंड अ क्लोज कर्व, यानी एक क्लोज कर्व है एक वेक्टर फील्ड के अंदर, और उसी क्लोज कर्व का जो लाइन इंटीग्रल है इज इक्वल्स टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड और अ सरफेस विच इज बाउंडेड बाय दैट कर्व। यानी इस कर्व के अंदर जो सरफेस है उसी सरफेस की सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। यानी मतलब इसका ये है कि एक वेक्टर फील्ड है, उसी वेक्टर फील्ड के अंदर हमने एक क्लोज्ड सरफेस रखा हुआ है, और इस क्लोज सरफेस की जो बाउंड्री है यानी जो क्लोज लूप है, तो इस क्लोज लूप का जो यानी जो इसकी लाइन इंटीग्रल है ये बराबर होगा इस क्लोज लूप के अंदर जो सरफेस है उस सरफेस की जो सरफेस इंटीग्रल है इसके बराबर होगा। यानी लूप के अंदर जो सरफेस है उसी सरफेस की सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। यानी स्टोक्स थ्योरम का सेम स्टेटमेंट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के। उसके अंदर ये है कि सरफेस इंटीग्रल जो है ये बराबर होगा, यानी अगर एक वॉल्यूम है तो इस वॉल्यूम के डाइवर्जेंस के बराबर होगा। और यहाँ पर ये जो लाइन इंटीग्रल है वो लाइन इंटीग्रल इसी यानी इसी लाइन के अंदर जो सरफेस है उसी सरफेस के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। तो एक्सप्लेनेशन में गिवन है कि कंसिडर अ क्लोज सरफेस एस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड वी ऑफ अ क्लोज लूप ई। एक क्लोज सरफेस है एस जिसकी लूप ई है और इसको एक यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड के अंदर यानी रखा है। तो फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फील्ड विद दैट सरफेस। अब हमने यहाँ पर यानी स्केलर फील्ड का स्केलर प्रोडक्ट हमने मालूम करना है इसी सरफेस के साथ। फॉर दिस वी डिवाइड द होल सरफेस bounded by the curve into a large number of surface element having area ds1 ds2 ds3 dsn। तो इसके लिए हमने इस टोटल सरफेस को स्मॉल यानी एरिया एलिमेंट पे डिवाइड करना होगा, ds1 ds3 ds2 ds3 अप टू dsn तक हमने इस तरह से स्मॉल एलिमेंट्स पे डिवाइड करना होगा एरिया एलिमेंट पे, such that all the surface are being traced in counter clockwise direction। जितनी भी एरिया हमने कंसिडर किए हैं सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे यानी यानी रिप्रेजेंट हो रहे, यानी इस सब की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यानी here the line integral of the common sides of adjacent surface cancel the effect of each other। अब ये जो काउंटर क्लॉकवाइज सरफेसेस है यानी जो स्मॉल एरिया एलिमेंट्स है इसकी जो यानी इसकी जो लाइन इंटीग्रल है, यानी जैसे कि हमारे पास एडजेसेंट साइड्स जो है ये एक दूसरे की लाइन इंटीग्रल को कैंसल आउट करेगा, यानी इसकी जो नेट यानी जो लाइन इंटीग्रल है वो ज़ीरो के बराबर होगा। लेकिन हमें जो इस सरफेस से लाइन इंटीग्रल का सॉल्यूशन मिलेगा, आंसर मिलेगा, द ओनली कंट्रीब्यूशन टू द लाइन इंटीग्रल प्रोवाइडेड बाय द साइड्स ऑफ द सरफेस एलिमेंट लाइंग ओवर द कर्व। यानी ये जो कर्व है यानी साइड्स एलिमेंट्स जो है उसके लाइन इंटीग्रल का हमें सॉल्यूशन मिलेगा, और जो इनसाइड है ये कर्व ये जो यानी यहाँ पर जो सरफेसेस जो एरिया एलिमेंट है ये इसकी एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। So the line integral for each closed curved loop of a surface element is given by, यानी यहाँ पर ये जो साइड्स पे हमारे पास लाइन इंटीग्रल है, यहाँ इस सरफेस की जो यानी सेंटर पे कैंसल आउट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइड्स पे लाइन इंटीग्रल है ये बराबर होगा। जैसे कि सेंटर को हमने जो कि सरफेस को हमने ds1 ds2 ds3 पे डिवाइड किया है, और अब ये जो लूप है क्लोज कर्व है इस तरह से ये भी हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसको भी हम यानी स्मॉल लेंथ एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे, जैसे कि dl1 dl2 dl3 अप टू dln। और इस तरह से एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर इसको रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर जो फील्ड के साथ इसका एंगल बनेगा, जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि v डॉट यानी जैसे कि v डॉट dl1 इज इक्वल्स टू वी डी एल कॉस थीटा, यानी यहाँ पर जो एंगल है इसके बीच में वो एंगल आ जाएगा, यानी वी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू वी डी एल कॉस थीटा। अब इसको अगर हम यानी देखिए इसको यानी कंटिन्यूस अमाउंट में यानी स्मॉल अमाउंट में इसको हमने डिवाइड किया है, तो इस पर अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल वी डॉट डी एल वन इज इक्वल्स टू यहाँ पर इंटीग्रल वी डी एल
यहाँ पर आ जाएगा 1 cos थीटा। यानी इसी तरह से हमारे पास जो फर्स्ट लेंथ एलिमेंट है इसका इक्वेशन ये बनेगा, इस तरह से सेकंड का भी हमारे पास इक्वेशन यही बनेगा, थर्ड का भी यही इक्वेशन बनेगा। तो इसके लिए हम ऐसा कर देते हैं कि अगर हम टोटल लेंथ एलिमेंट को कंसिडर कर देते हैं तो टोटल लेंथ एलिमेंट के लिए हमारे पास इसका जो इक्वेशन बन जाएगा वो इसी तरह से कि इंटीग्रल इस तरह से v डॉट डी एल ये बराबर हो जाएगा, यानी इंटीग्रल और ये जो क्लोज लूप है इसको हमने ई से डिनोट किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यानी ये ई इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा E1 वी डॉट, जैसे कि ये क्लोज लूप है यानी v डॉट डी एल वन इस तरह से प्लस इंटीग्रल यहाँ पर E2 v डॉट डी एल टू, इसी तरह से हमारे पास इंटीग्रल E3 v डॉट डी एल थ्री अप टू इंटीग्रल यहाँ पर EN v डॉट डी एल एन आ जाएगा। अब अगर इसको हम समीशन फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारा कुछ u बन जाएगा, यानी इंटीग्रल ई वी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा समीशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, और यहाँ पर अगर इसको यानी ये बनेगा हमारे पास इंटीग्रल, यानी सबको हमने कंबाइन किया, सब सम ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़ है, तो यहाँ पर ई आई वी डॉट डी एल आ जाएगा, यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि वी डॉट डी एल आई या वी डॉट डी एल भी लिख सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये बना हमारा इक्वेशन 1। अब अगर इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड जो है अगर इसको हम डी एस से मल्टीप्लाई भी कर दें और डी एस से हम इसको डिवाइड भी कर दें, यानी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है बाय डी एस, अगर इसको हम डी एस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा, यानी इंटीग्रल ई वी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा, यानी इस तरह से समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 अप टू एन इंटीग्रल ई आई यहाँ पर v डॉट डी एल डिवाइड बाई डी एस, और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास डी एस आ जाएगा, और सो दिस इज इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन 2 के अंदर है इंटीग्रल ई आई वी डॉट डी एल यानी v डॉट डी एल डिवाइड बाई डी एस ये बराबर है, यानी ये जो v डॉट डी एल डिवाइड बाई डी एस है इसको हम लिख सकते हैं, यानी ये बराबर है कर्ल v के बराबर है, यानी कर्ल और v के इक्वल है। तो इसकी जगह पर अगर हम ये वाला रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, यानी ई वी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, इसकी जगह पर आ जाएगा कर्ल v, यानी यहाँ पर आ जाएगा कर्ल v और इस तरह से डॉट डी एस आ जाएगा। अब यहाँ पर लेट सपोज ये बना हमारा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 के अंदर ये जो डी एस है यानी ये जो लेंथ यानी जो एरिया एलिमेंट हमने लिया है ये टू स्मॉल है, कंटिन्यूस अमाउंट में है, जब ये स्मॉल है तो इसको हम यानी इसकी जगह पर लिख सकते हैं कि इफ़ हियर जो है हमारे पास ये डी एस जो है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी स्मॉल है, तो यहाँ पर डी एस जो है ये वेरी वेरी स्मॉल है, यानी स्मॉल हमने कंसिडर किया है, ये जो सरफेस एलिमेंट है इसको हमने स्मॉल कंसिडर किया है, तो इसी वजह से यानी फॉर दिस वी रिप्लेस यहाँ पर जो कि हमने रिप्लेस करना होगा, फॉर दिस वी रिप्लेस समीशन बाय इंटीग्रेशन, यानी समीशन की जगह पर हमने इंटीग्रेशन रिप्लेस करना होगा। तो ये जो इक्वेशन 3 है, सो इक्वेशन 3 इज गिवन बाय, सो इक्वेशन 3 इज गिवन बाय इक्वेशन 3 बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर इक्वेशन 3 है हमारे पास इंटीग्रल ई वी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू वी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू यहाँ समीशन की जगह पर इंटीग्रेशन आ जाएगा, यानी इंटीग्रल इस तरह से एस और यहाँ पर कर्ल वी डॉट डी एस आ जाएगा, और इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ये जो ई वी डॉट डी एल है इस इक्वेशन को हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल एस कर्ल वी, यानी कर्ल वी की जगह पर हम जो है यानी इसको इंटीग्रल एस डेल इसी तरह से डेल क्रॉस वी इनटू एन यूनिट वेक्टर डी एस इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये जो बना हमारे पास ये इक्वेशन इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम।
Equation 4 represent the mathematical form of Stokes theorem. यानी ये मैथमेटिकल फॉर्म है स्टोक्स थ्योरम के। तो अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम पे। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम एट गिव द फिजिकल मीनिंग ऑफ द कर्ल ऑफ वेक्टर, यानी ये जो वेक्टर है, किसी भी वेक्टर की जो फिजिकल मीनिंग है वो हमें बताते हैं, जैसे कि डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अपॉन डी एस। इट कैन बी अप्लाइड टू द कंजर्वेटिव फील्ड, यानी इसको हम कंजर्वेटिव फील्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ इनटू डी एस। इट कैन बी अप्लाइड टू द एम्पेयर सर्किट लॉ, यानी इंटीग्रल डेल क्रॉस एच डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी एस। तो ये था यानी स्टोक्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम की एप्लीकेशंस। अल्लाह हाफिज़।